हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। त्योहार का सीधा संबंध हमारी संस्कृति और संस्कारों से है। हमें ये जॉय देते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि एक सामाजिक एकता और शक्ति का संचार करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत का कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है, किसी भी रिलीजियन का, कि जो त्योहार शांति से मना हो, या उसके बाद हमको दंगे या ऐसी कोई भी घटना देखने को ना मिली हो कि खुशी मातम में कन्वर्ट ना हुई हो। ये क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों इतना धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा धर्म सिर्फ सबसे अच्छा है, ये तो बहुत बड़ा मिस परसेप्शन है ना। धर्म अच्छा है, सारे धर्म अच्छे हैं, हमको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सभी धर्मों के जो त्योहार हैं उन त्योहारों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कटक वायलेंस, कटक में हिंसा हुई। दुर्गा पूजा विसर्जन का जो रथ या यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा में कुछ ऐसे एलिमेंट आए जिन्होंने उसका विरोध किया, और उसके बाद वह एक ऐसी घटना में कन्वर्ट हो गई जिसकी हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और धार्मिक पर्वों पर इस तरीके से कट्टरपंथ क्यों हावी हो रहा है? मैं किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। रिलीजन कोई भी हो सकता है, वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कुछ भी हो। ये हमको देखने को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। त्योहार तो सभ्यता संस्कृति के प्रतीक होते हैं, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंस चल रहे होते हैं उनको यूनाइटेड करने का एक तरीका होता है। इसके माध्यम से हम सेलिब्रेशन करते हैं और सेलिब्रेशन से खुशियाँ आती हैं और सब कुछ हमको बेहतर देखने को मिलता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि कटक में जो दुर्गा माता है, या आप सबको पता है कि अभी हमारे पास नवदुर्गा चल रहे थे, और जो हम झांकी लगाते हैं उन झांकी का कुछ रानी का जो यात्रा जा रही थी उस पर कुछ लोगों के द्वारा पथराव किए गए, और उसके बाद फिर वो दंगे में कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ एक्चुअल में, ये पूरी कहानी तो रिपोर्ट के बाद आएगी। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं भारत की जो सामाजिक विविधता है, धार्मिक सहिष्णुता है, इसको चैलेंज कर रहा है। इंडिया जो एक पीसफुल कंट्री माना जाता है, ये कहीं ना कहीं अब रीजनलिज्म में कन्वर्ट होता जा रहा है, और ये क्षेत्रवाद फिर अलगाववाद में कन्वर्ट होगा। तो ये शुरुआत इसकी धर्म से हो रही है, धर्म से पर ये क्षेत्रवाद में जाएगा। जातियों में हम वैसे विभक्त हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, इस सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो भारत का जो बेसिक स्वरूप है, हम उस स्वरूप को ही चैलेंज कर रहे हैं। और हम क्यों किसी दूसरे धर्म की जो विविधताएं हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? या मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक हो ही नहीं रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इनके समाधान क्या हैं? एक बार आप जरा बताइएगा। हम इस पूरी कहानी को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली कटक में ये घटना हुई तो सरकार ने इंटरनेट को बैन कर दिया है, इंटरनेट बैन कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके कारण ये घटना और स्प्रेड ना हो, क्योंकि र्यूमर्स ज़्यादा फैलते हैं। सोशल मीडिया जो बहुत अच्छी है इन्फॉर्मेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, लेकिन आजकल वो एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि अच्छी खबरें कम, खराब खबरें ज़्यादा वायरल होती हैं, र्यूमर्स ज़्यादा वायरल होते हैं। इनको कम्युनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक्चुअल कहानी क्या है ये तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। लेकिन हम सबको पता है कि भारत में जब भी मुद्दे होते हैं वो दो ही होते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच में ही होते हैं। एक दूसरे से हम इतने ज़्यादा हेट करने लगे हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि भारत विविधता में अनेकता है, या अनेकता में एकता ही हमारा मूल संकल्प है, मूल हमारी फिलॉसफी है। हमारी फिलॉसफी के दो बहुत बड़े पिलर हैं। एक आप बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। दूसरा, विविधता में एकता या अनेकता में एकता। ये बहुत बड़े प्रिंसिपल है हमारी इंडियन फिलॉसफी के। हम कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, और ये आगे जाके देश के लिए बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सरकार ने अभी यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है, और ये जो घटना है, ये घटना देखो, सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े करती है। हम कोई एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पा रहे, हम कोई एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि सभी धर्म के लोग दूसरे धर्म के जो त्यौहार हैं, उत्सव हैं, उनका सम्मान करें और सभी लोग मिलजुल कर उसको सेलिब्रेट करें। ये दंगे फसाद करने से क्या हो जाता है? क्या धर्म कम हो जाता है या धर्म बढ़ जाता है? ये तो नहीं है ना पॉसिबल। तो हमको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा देश के लिए। इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। हम वॉयलेंस इंडेक्स में आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीस इंडेक्स में नीचे गिरते चले जाते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे गिरते चले जाते हैं। इसके कारण ढेर सारे लॉस भी हमको देखने को मिलता है।
जब रीजनल इम्बेलेंस होता है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुकता है उसके कारण। इन दंगों से बहुत सारे आर्थिक नुकसान होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है और बहुत सारे कम्युनल वायलेंस फिर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये वो समय है जहां हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि अपना धर्म अच्छा है तो दूसरे का खराब नहीं है। उन धर्मों को भी हमको बराबर रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं ये हर एक धर्म के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर हिंदू से बोल रहा हूँ या पर्टिकुलर मुस्लिम से बोल रहा हूँ, लेकिन हमें इस भारत की जो मूल भावना है, इस मूल भावना को बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर मैं आपसे सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी में आप देखो, सबसे पहले तो आपको क्या है, कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रहा है, सांप्रदायिक तनाव हो जाते हैं। और ये सांप्रदायिक तनाव इतने खतरनाक होते हैं कि इसके कारण डेथ होने लगती है। ठीक, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का डिवीजन हो रहा है, हम धर्म के आधार पर बट रहे हैं, हमारी सोसाइटी का विभाजन हो रहा है, जो शांति है ये शांति भंग हो रही है। और इन सब के कारण कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, जो देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि देश अभी विकास के रास्ते पर चल रहा है। इसी के साथ में अगर मैं आपसे बात करूं इसके आर्थिक नुकसान को लेकर कि इससे कितना सारा आर्थिक नुकसान है, इकोनॉमिक लॉस। देखो, सबसे पहले जब किसी चीज को बंद किया जाता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी इकोनॉमी कॉलेप्स हो जाती है। कर्फ्यू लगाने का मतलब क्या है, टेम्परेरी किसी एरिया को बंद कर देना, लोगों की आवाजाही को रोक देना, तो इससे आर्थिक लॉस बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे संसाधन हैं, इन संसाधनों को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग स्कूलों को जला देंगे, बसों को जला देंगे, घरों को तोड़ देंगे, तो संसाधनों का नुकसान हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। और बहुत सारी जान जो है, डेथ है, ये डेथ भी हमको देखने को मिल जाती है। तो आर्थिक लॉस है, सामाजिक लॉस है, इसी के साथ में प्रशासन पर भी ढेर सारा दबाव बढ़ता है। प्रशासनिक जो अमला है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, और फिर अधिकारियों की हेल्थ पर उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं भारत की डाइवर्सिटी को ये चैलेंज कर रहा है। अगर हम इन चीज़ों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो फिर विकास की ओर ध्यान कैसे देंगे, विकसित हम कैसे बनेंगे, वो तो हमारा सपना है। तो रिसेंटली सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, सोशल मीडिया बैन और ये सब कुछ कर दिए हैं, इंटरनेट पर बैन लगा दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू एक व्यवस्था है, एक तरीका है जिसके माध्यम से जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो या सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसके लिए खतरा हो, तो वहाँ सरकार के द्वारा कर्फ्यू अनाउंस कर दिया जाता है। और जब कर्फ्यू अनाउंस करते हैं तो फिर उस एरिया में लोगों की आवाजाही को बंद कर देते हैं, घर में रहने की रिक्वेस्ट की जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी को घर से नहीं निकलने दिया जाता। मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस उस एरिया को कैप्चर कर लेती हैं और हर छोटे मूवमेंट या छोटी छोटी एक्टिविटी पर ध्यान देती हैं, जिससे कि जो तनाव है ये तनाव ना बढ़े, शांति बनी रहे, और जब स्थिति सामान्य होती है तो कर्फ्यू को वहाँ से हटा लिया जाता है। एक और होता है, आपने सेक्शन 144 के बारे में पढ़ा होगा, CRPC जो हुआ करती थी, आजकल वो भारतीय न्याय संहिता का आर्टिकल सेक्शन 163 हो गया है। जब भी सांप्रदायिक तनाव होता है तो ये दो ही चीज़ें यूज होती हैं। एक तो हम सेक्शन 163 की बात करेंगे, वो पर्टिकुलर कुछ लोगों को बाहर निकलने से, मतलब समूह में इकट्ठा होने से रोकती है। और कर्फ्यू जो होता है, इस कर्फ्यू के द्वारा एक पूरे हिस्से को ही कैप्चर कर लिया जाता है, लोगों को घर से निकलने की परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैं यहाँ किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। रिलीजियन इज इम्पॉर्टेंट, पर उससे इम्पॉर्टेंट इस देश की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। हर कोई अपनी संस्कृति से प्रेम करता है, हर किसी को अपना धर्म अच्छा लगता है, तो सबको अपना अपना धर्म अच्छा लगने दीजिए, पर दूसरे के धर्म को खराब मत मानिए। ऐसी हमको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे इस देश की जो शांति है, एकता है, अखंडता है, ये प्रभावित हो, क्योंकि हमको बहुत आगे जाना है, पूरी दुनिया को लीड करना है। आप देखिए, ये उड़ीसा का एरिया है, मैं आपको बताता हूँ, ये उड़ीसा है। देखिए, ये लिखा हुआ है कि कर्फ्यू इम्पोज, इंटरनेट सस्पेंड आफ्टर द क्लासेस, अथॉरिटीज इम्पोज 36 आवर कर्फ्यू। कितने घंटे का कर्फ्यू है? 36 घंटे का है। इन अफेक्टेड एरिया सस्पेंडेड इंटरनेट सर्विस फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस भी खत्म कर दी है। क्या मिल रहा है? शांतिपूर्वक जीवन चल रहा है, उसको चलने देते हैं। कर्फ्यू में देखो पूरी जगह शांति आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही प्रशासन है, सारा व्यापार बंद है, घर बंद है, बाजार बंद है, सारी जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं सिर्फ वही आपके पास ओपन होंगे, स्कूल बंद होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। इससे क्या मिल रहा है? इससे कुछ बेहतर नहीं हो रहा है। एक बढ़िया देश बनाने की कोशिश करते हैं, बढ़िया राज्य बनाने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा का ये एरिया आप लोग देख लीजिए, कटक, यहाँ आपको दिखाई देगा।
दिस इज द कटक, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। उड़ीसा हमारा पूरा का पूरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल साइड पर है और यहाँ सबको पता है कि भगवान जगन्नाथ हैं। भगवान जगन्नाथ का राज्य और हम इस तरीके की सांप्रदायिक तनाव वहाँ पर पैदा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इसके ढेर सारे लॉस हमको देखने को मिलते हैं। तो आपसे देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू आपसे कोई पूछेगा। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि जो सेक्शन 144 था, सेक्शन 144 सीआरपीसी का, अब इसको किसने रिप्लेस किया है, मतलब कुछ न्यू एक्ट बनाए गए हैं, इस न्यू एक्ट में किसने रिप्लेस किया है। आपसे कोई पूछ सकता है कि कर्फ्यू और सेक्शन 144 में डिफरेंस बताइए, तो इनमें अंतर आपको बताना पड़ेगा कि कितने समय के लिए कौन कहाँ लगता है, राइट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मैप देख लीजिए, इधर आंध्र प्रदेश है, ये बे ऑफ बंगाल पे बसा हुआ है, ये पुरी है, और यहाँ पर हमको जो हमारे जगन्नाथ जी हैं वो देखने को मिल जाते हैं, कटक है, और इसके साथ में ये ढेर सारे शहर हैं, सारे के सारे आपके पास उड़ीसा के, ठीक है। भुवनेश्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, और आप मुझे बताइएगा कि कटक में कौन सा पोर्ट है, सॉरी उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है, यहाँ पर एक बंदरगाह है, और यहाँ की सबसे जो मेजर रिवर है वो मेजर रिवर है कौन, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताना। अब जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाता है, इंटरनेट सस्पेंड करते हैं, ये किसके तहत करते हैं, तो दो रूल्स का यूज किया गया है। पहला तो भारतीय तार अधिनियम इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की जो धारा 5(2) है, टेलीकॉम सेवाओं के अस्थायी निलंबन के नियमन 2017। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है या इंटरनेट को सस्पेंड किया गया है, वो दो कौन से कानून हैं। वो कानून आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की जो सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2, और टेलीकॉम सेवाओं के अस्थायी निलंबन के नियम 2017 में हमने टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल ये भी बनाए हैं, इनके तहत यहाँ पर बैन लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, आई होप का आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कर्फ्यू और धारा 144। अच्छा, ये धारा 144 अब जो भारतीय BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा जो संहिता है, इसकी कौन सी धारा बन गई है, प्लीज एक बार आप मुझे ये जरूर बताइएगा। देखो धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया जाता है, और कर्फ्यू आमतौर पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाया जाता है। धारा 144 का उद्देश्य है समूह में एकत्रित होने पर रोकना, मतलब 3 से अधिक लोगों को एक साथ नहीं घूमने दिया जाता धारा 144 में। बाकी सारी सुविधाएं रहती है, मतलब रिस्ट्रिक्शन के साथ में फैसिलिटी ओपन रहती है, बस समूह में इकट्ठे नहीं होने देते। कर्फ्यू क्या कहता है कि लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहती है, पूरी तरह रोक देता है, भैया सब बंद कर दिया है, शहर बंद कर दिया है, बाजार बंद कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया है। सीमा क्या है, 4 या अधिक व्यक्तियों के समूह पर प्रतिबंध है, और कर्फ्यू में सभी नागरिकों को घरों में रहने का आदेश दिया जाता है। अवधि अधिकतम 2 महीने विस्तार योग्य है, मतलब धारा 144 अधिकतम 2 महीने तक लग सकती है, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे कितनी भी लग सकती है, और कर्फ्यू स्थिति सामान्य होने तक लगता है, ठीक है। अब ये किसकी उल्लंघन पर जो दंड है वो आईपीसी की धारा 188, आईपीसी की धारा 188, लेकिन आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है इसने बीएनएसएस ने। तो आप बताना कि धारा 144 के जो प्रावधान है ये बीएनएसएस की कौन सी धारा में अब दिए गए हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में ये भी बताइएगा जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है आपको समझ में आया होगा, और देश में हमको एकता और अखंडता को बनाए रखना है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।